हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हो चुके हैं बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। मॉडर्न इंडिया का जो आपका चैप्टर आप सुने होंगे, यूरोपियंस ऑफ द, जब आगमन होता है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, या आपके यूरोपियंस का जब हमारे देश में आगमन होता है तो आपको स्टार्ट होगा पुर्तगालियों से लेके आपका फ्रांसीसी तक। जब आपकी पांचों कंपनियां आई हमारे देश में व्यापार के माध्यम से, फिर आप देखे होंगे पूरा यहाँ पे स्टैब्लिश हुई, धीरे धीरे सब अपना ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे विक्टोरियस होके सामने आई और फिर उसके बाद उसने इतने दिनों तक राज किया हमारे यहाँ देशों पे। तो सब सारी चीजें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनते रहते हैं। तो फिलहाल जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूरोपियों का आगमन, जो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस आपका जो चैप्टर होता है, उसी से रिलेटेड हम लगभग 30 क्वेश्चन बच्चों लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है ना। तो टॉप 30 क्वेश्चंस हम आपके सामने करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, उसमें काफी हद तक ये आपके लिए फुलफिल होगा। ठीक है ना। हम उसका एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे, क्या क्वेश्चन बना, आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब सारी चीजें आपके सामने आएंगे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपको बच्चों दिख रहा होगा, और वो दिख रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी जो वास्को डी गामा अपना भारत आया था, वो जब आया तो किस ईयर में आया, किस सन में आया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता जाता रहेगा आपसे। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा 1489, 1498 या 1398 या 1589। तो कब आया वास्को डी गामा भारत? तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है ना। कब आया, कहां पे पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा 1498 में। आपको पता ही होगा कि कहां से आया था, आपका पुर्तगाल से आया। सबसे पहले पुर्तगाल से यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुआ, जब स्टार्ट क्या हुआ कि आपको पता होगा इसके पीछे का फ्लैशबैक, जब आपके यूरोपीय देश जो थे, तो आपका यहाँ पे क्या था, जो ईस्टर्न यूरोप वगैरह हुआ करता था, पूरी तरीके से मोनोपोली कर लिया अरबों का। आपका इटली, आपका जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज हुआ करती थी, ये लोगों ने पूरा वेस्टर्न यूरोप के देशों पे पूरा क्या कर लिया, अपना मोनोपोली स्थापित कर लिया, का अधिकार स्थापित कर लिया। भैया व्यापारी लोग कैसे करें, स्थल मार्ग से तो इधर आ नहीं सकते थे। तो इन्होंने फिर सोचा कि भैया हम क्यों ना आपके समुद्री रास्तों से ईस्टर्न, यानी जो आपके क्या है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट करें। तो फिर यही इन्होंने पद्धति अपनाई, भैया हम लोग थल मार्ग से, थल स्थल से तो जा नहीं सकते, हम लोग कैसे जाएंगे, समुद्री जहाजों के माध्यम से हम लोग कहां पहुंचेंगे, ईस्टर्न की तरफ। तो फिर यहां से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, इधर से आपका पुर्तगाल, सबसे पहले पुर्तगालियों ने इधर आने का जज्बा दिखाया और फिर उन्होंने इधर आने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले पुर्तगालियों में जो भारत पहुंचा वो था वास्को डी गामा। चले तो कई लोग थे, स्टार्टिंग में एक प्रिंस हेनरी के नाम से व्यक्ति चलना चाहा, लेकिन उसकी मनोकामना नहीं पूरी हो पाई। फिर दूसरा बंदा था जिसका नाम था, जब आप ध्यान पढ़े होंगे, बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है ना, बार्थोलोमियो डियाज, जो कि 1487 में वहां से चला, लेकिन वही फाइनली कहां तक पहुंच पाया, केप ऑफ गुड होप तक, आपका जो साउथ अफ्रीका का दक्षिणम किनारा है वहां तक पहुंच पाया। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक बन जाते हैं कि पहला यूरोपीय जो था, पहला पुर्तगाली जो कि कहां तक पहुंच पाया, पहला व्यक्ति जो अटलांटिक महासागर से होते हुए आपका कहां पहुंचा, कौन सा, इंडियन ओशन। आपका जो था इंडियन ओशन में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो बार्थोलोमियो डियाज था। ये एक प्रश्न बन जाता, लेकिन बेचारा यहां पे नहीं पहुंच पाया, इंडिया नहीं पहुंच पाया, यहीं तक पहुंच पाया। तो इंडिया तक जो पहुंचा तो वो था आपका वास्को डी गामा, जो पहले यहां पहुंचा केप ऑफ गुड होप, यहां पे मदद लेके, एक गुजराती पथ प्रदर्शक का मदद लेके वो फाइनली अपने इंडिया आया। 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा और वहां पे ये पहला पुर्तगाली बना, पहला पुर्तगाली, पहला समुद्री यात्री जो कि थल मार्ग से ना होते हुए आपका किससे मार्ग से आया, समुद्री मार्ग से। ठीक है ना, सी रूट। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहला यूरोपीय, पहला व्यक्ति कौन था जो आपका समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा, तो वो था वास्को डी गामा। नए रास्ते की खोज हुई, ये सब सारा क्रेडिट वास्को डी गामा के खाते में जाता है। तो यहां पे हमारा प्रश्न का उत्तर भी आपका पता चल गया। 1498 पे कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा पहली बार पहुंचा।
ठीक है ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का जवाब। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपसे ये पूछ रहा है कि देखिए, वास्को डी गामा वॉज वेलकम्ड इन कालीकट बाय विच इंडियन रूलर। किस इंडियन रूलर ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, कहां पे, जब कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे। ठीक है ना, जब कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे आपके वास्को डी गामा साहब, तो इनका स्वागत किसने किया। ठीक है ना, इनका स्वागत किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। जमोरिन, वहां के जमोरिन जो थे, क्या हो गया, वहां के जो जमोरिन थे उन्होंने किया। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त, कनिष्क या अलाउद्दीन खिलजी, 4 ऑप्शंस। तो ऑब्वियस सी बात है, कहां अलाउद्दीन खिलजी रहेंगे, कहां कनिष्क रहेंगे, कहां चंद्रगुप्त है, तो एंशिएंट इंडिया की बात आ गई। तो आप तो तुरंत बता देंगे रे सर, जमोरिन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो बात बिल्कुल सही है। जमोरिन ही वहां के क्या हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे। ठीक है ना, वहां के रूलर हुआ करते थे और उन्होंने ही किसका स्वागत किया, वास्को डी गामा का। ठीक है ना, तो वहां की और सबसे बड़ी बात है, जमोरिन कोई नाम नहीं हुआ करता था। ठीक है ना, जमोरिन एक पद हुआ करता था, जैसे हम लोग किसी को बादशाह, सुल्तान ये सब कहते हैं ना, तो उसी तरीके से जमोरिन एक पद हुआ करता था। इनका नाम भी था, बहुत कम आप लोग सुने होंगे नाम वगैरह, क्या नाम था, तो इनका नाम था बच्चों, ध्यान में रखिएगा, मन्ना विक्रमा। ठीक है ना, मन्ना विक्रमा इनका नाम था, जो जमोरिन हुआ करते थे। तो इन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। ये हमारे देश में आपका स्वागत है, पूरा वास्को डी गामा भाई बाहर से आए थे, विदेश से, तो पूरा तहे दिल से स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया वहां के जमोरिन के द्वारा। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाता है, किस रूलर के द्वारा इनका स्वागत किया गया, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, और ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये बताइए, कौन सा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पेन ले लेता हूं, अरे यार, पेन आ गया आपका। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए, और ये क्वेश्चन है आपके सामने जो कि आपसे पूछ रहा है, द फर्स्ट पुर्तगीज, अरे यार ये सेब क्या हो जा रहा है। हाँ, तो फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया वॉज, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था भारत का, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में आपके क्या हैं, 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 2 मुनरो, ऑप्शन नंबर 3 FD एल्मिडा, या ऑप्शन नंबर D लॉर्ड मिंटो। तो कौन थे पहले पुर्तगाली गवर्नर। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। ठीक है ना, तो जैसे हमने शुरुआत में देखा आपके कि शुरुआत में तो आपके क्या है, एज अ ट्रेडर आए। सबसे पहले कौन आया, आपका वास्को डी गामा आया। ठीक है ना, वास्को डी गामा आया। फिर उसके बाद कैब्रल आया, एक भी यात्री था, जो कि कब आया था, 1500 AD में आया था। और आपका वास्को डी गामा कब आया, 1498 में आया। ठीक है ना, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था। प्रश्न ये भी आपके सामने आता है कि वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया, सेकंड विजिट कब हुई थी। तो ध्यान रखना बच्चों, 1500 में इसकी सेकंड विजिट हुई थी। ठीक है ना, 1500 AD में ये दोबारा भारत आया था। ये भी क्वेश्चन आपके बन जाता है। ठीक है ना, तो आपका यहां पे अब, हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि आपके अदर्स लोग आना शुरू हो रहे थे, अदर यात्री बैक टू बैक आ रहे थे। जब यहां पे पता चला गवर्नमेंट को, पुर्तगाली गवर्नमेंट को, भैया सब यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान आ रहा जा रहा है, बड़ा लाभ मिल रहा है। जब वास्को डी गामा सारी चीजों को लेके गया, क्या लेके गया, ब्लैक पीपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काली मिर्च। ठीक है ना, काली मिर्च का व्यापार मसालों के लिए बड़ा फेमस हुआ करता था हमारा देश।
तो ब्लैक पीपर वगैरह जब लेके गया, काली मिर्च जिसको क्या बोला जाता था, काला सोना भी बोला जाता था, ठीक है ना, क्या बोला जाता था, काला सोना भी बोला जाता था ब्लैक पीपर को। मतलब सोचिए, सोने के बराबर किसी चीज का महत्व दिया जा रहा है तो दैट्स मीन्स वो क्या होगा, ज्यादा कीमती होगा। तो काला सोना क्यों कहलाया, क्योंकि जब आपका वास्को डिगामा लेके पहुंचा पुर्तगाल वगैरह में, जब बेचा तो मोर देन 60 टाइम्स, 60 गुना से ज्यादा उसको प्रॉफिट हुआ, 60 गुना फायदा हुआ जब वो लेके गया यहां से कार्गो वगैरह अपना बेचा वहां पे मसाले वगैरह, तो उसको 60 गुना फायदा हुआ। तो इसी वजह से इसको ब्लैक डायमंड वगैरह बोला गया, यानी इतना ज्यादा कीमती था। तो ये सब जब सारी चीजें होने लगी तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा कि क्यों ना हम वहां पे अपनी सरकार को स्थापित करने के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं, ठीक है ना, कुछ लोगों को भेजते हैं और वो हमारे सरकारी आदमी होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी वास्को डिगामा को ही बना दो, कैब्रल को ही बना दो। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने गवर्नर्स को भेजना शुरू किया, ठीक है ना, किसको भेजना शुरू किए, गवर्नर्स को भेजना शुरू किए, वायसराय बना के भेजे। तो पहला जो गवर्नर भेजा गया वही था आपका एफडी अल्मीडा, या जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पूरा नाम, ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज, ठीक है ना, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो भारत आया 1505 में और कब तक रहा, 1509 तक, ठीक है ना। तो ये तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछता जाता रहेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद पहला गवर्नर आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पूरा नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, वहां पे कुछ और जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों ये रहा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें भी उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और यह कहा जा रहा है कि ये बताइए कि द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया वॉज, अच्छा ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। हाँ, व्हिच पुर्तगीज गवर्नर डिफीटेड अरब्स एंड इजिप्शियन एट दमन एंड दीव आइलैंड ऑफ इंडिया, किस पुर्तगाली गवर्नर ने हराया अरबों और मिस्र के, जो उस समय आपके क्या हुआ करते थे, जहाजी बेड़े हुआ करते थे। तो किस, यहां पे कुछ इजिप्शियन का था, कुछ आपके किसका था, अरब्स का था। तो उन जहाजी बेड़ों को, अरबों और आपके मिस्र के लोगों को दमन दीव में आइलैंड पे हराया। तो वो कौन सा गवर्नर था, ये आपको बताना है। अब बताएं आप कौन था। तो हु वाज दैट, 4 ऑप्शंस आपके सामने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग या सर एडम फ्रांसिस्को। व्हाट इज द राइट आंसर, बताएं बच्चों। तो सही जवाब आपके दिमाग में अब आ गया होगा, सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है ना। सही जवाब आपका क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हुआ क्या बच्चों, ये 1509 की बात है। 3 इंपॉर्टेंट उस समय बड़े लोग थे एक तरीके से, अरब का जो पूरी तरीके से दबदबा हुआ ही करता था हर चीज में, व्यापार वगैरह में। तो ये भी कैसे चाहें कि भाई पुर्तगाली लोग आ जाएं और दूसरा कोई हमारा कॉम्पिटिटर आ जाए। मिस्र के लोग यानी इजिप्ट के लोग भी पूरी तरीके से अपना दबदबा कायम किए थे, भी क्यों चाहें कोई दूसरा आ जाए। और 3 इनके साथ और एक था, यहाँ पे तो सिर्फ अरब और इजिप्शियन है ना, यहाँ का लोकल गुजरात के जो मर्चेंट्स राजा लोग थे, ये लोग तीनों लोग मिलके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पुर्तगाली गवर्नर था, उसके जहाजी बेड़ों पे, उसके ट्रेडिंग सेंटर्स पे क्या कर दिया इन्होंने, आक्रमण बोल दिया, अटैक कर दिया, ठीक है ना।
और अटैक करने के बाद लूटपाट पूरा जलाना, उनका पूरा ट्रेडिंग सेंटर वगैरह शुरू कर दिया। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बेचारा उस समय नहीं था कौन वहां पे, फेस कौन कर रहा था? उसका बेटा। और उसमें उसका बेटा क्या गया, बेचारा मारा गया। कोई बात नहीं, मारा गया भाई, चलो अभिमन्यु मारा गया। लेकिन उसके बाद जब अर्जुन आए भाई साहब, यानी पिताजी जब आए, जब देखिए बेटा मारा गया, तो भाई कोई बाप देख के एकदम पूरी तरीके से झल्ला जाएगा और खतरनाक आक्रमण किया इनके ऊपर, इन तीनों के ऊपर, और पूरा तहस नहस कर दिया। और पूरा नमन द्वीप जहां पे आइलैंड पे आक्रमण किया, पूरा क्या कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया। तो यही इसके पीछे की कहानी भी थी, ठीक है ना। तो विच पुर्तगीज गवर्नर डिफीटेड अरब एंड इजिप्शियन एट दमन एंड दीव आइलैंड, ठीक है ना। तो वो थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इन 1509, ठीक है ना। तब तो क्वेश्चन भी अगर भूलोगे तब भी आपको बता दिया हूं पूरी कहानी, तो याद आ जाएगा। तो इसलिए पूरा एनालिसिस डिस्कशन भी बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चंस का, कि एटलीस्ट आपके दिमाग में बस जाए। अब फैक्ट क्या है, फैक्ट का ज्यादा उम्र नहीं होता ना, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब आप सोचते हो सेल्स हैं तो ज्यादा उम्र नहीं होती, 120 दिन 30 दिन, तो उसी तरीके से फैक्ट की भी ज्यादा उम्र नहीं होती। आज पढ़े, 4 दिन बाद हजारों लाखों फैक्ट आपको मिलते रहते हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो फिर भूल जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है, कोई सब तो गॉड गिफ्टेड एक्स्ट्रा टैलेंट तो लेके आए नहीं होगे, या 50 GB 100 GB का चिप लगा के तो आए नहीं हो, लोड है, तो भूलना तो तय है, ह्यूमन नेचर है। तो अगर आपके पीछे ये सब कहानियां थोड़ा बहुत जुड़ी रहेंगी ना उसके पीछे के, तो वो चीज क्लिक कर जाएगी आपके एग्जाम में, वो आंसर निकाल लोगे। तो इसके पीछे की कहानी ये रही, इसका सही जवाब ये रहा। अगले प्रश्न की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है जो कहा जा रहा है, नेम ऑफ द पर्सन हु लेड फाउंडेशन फॉर पुर्तगीज इन इंडिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए कि जिसने क्या किया, एक तरीके से पुर्तगाली शासन को भारत में स्थापित किया। वास्तविक संस्थापक यहां आपसे पूछा जा रहा, वास्तविक। एक तो आपके सामने क्या थे, पहले कौन आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब आए, उन्होंने 1505 से लेकर 1509 के बीच यहां गवर्नर रहे। फिर आपके कौन आए, दूसरा गवर्नर आपसे पूछा जाता है कौन था, तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना, इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्बुकर्क, ठीक है ना। फ्रांसिस्को डी, हिंदी में इस तरह लिखेंगे अल्बुकर्क। तो ये थे दूसरे गवर्नर आपके, दूसरे वायसराय, ठीक है ना, जो कि 1509 से 1515 के बीच में रहे। तो इन्हीं को कहा जाता है कि रियल फाउंडेशन इन्होंने ही रखा था। मेन स्थापित करने का, अगर पुर्तगाली गवर्नमेंट को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, तो ये थे आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क साहब, ठीक है ना। तो यहां पे कहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, ठीक है ना। तो इसके पीछे का कैसे कैसे सर प्रूव करेंगे, कैसे बताएंगे कि अल्बुकर्क साहब वो थे पूरी तरीके से फाउंडेशन। तो भाई आपको देखोगे, आप क्लासेस जाके देखना, या वहां पर सारी चीजें बताई गई हैं आपको। तो इसने कई सारे काम किए, जो आपका मेन क्या किया, 1510 में इसने गोवा को जीता, इतना बड़ा काम किया। यहां के लोगों को रिक्रूटमेंट करना शुरू किया, भर्ती करना शुरू किया, किसमें, भारतीयों की भर्ती करना स्टार्ट किया, रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया अपने सेनाओं में, ठीक है ना। यहां के लोगों को इसने क्या बोला शुरू किया, अपने ही लोगों को बोला कि भैया यहाँ के लोगों से, औरतों से यहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित करो, क्योंकि एक ही तो अब मेन लक्ष्य नहीं था ना पुर्तगालियों का, एक ही लक्ष्य नहीं था पुर्तगालियों का कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। इनका एक लक्ष्य और था कि अपनी जो रिलीजन है, अपना जो धर्म है, उसका भी हम विस्तार करेंगे। पुर्तगालियों को एक लक्ष्य और था, अपनी मिशनरी, अपनी जो क्रिश्चियनिटी है, अपने धर्म है, उसका भी विस्तार करना है। तो विस्तार कैसे करोगे भाई, लोगों से शादी ब्याह करोगे, सब सारी चीजें, स्त्रियों से सारा चीज। अब जब सारी चीजें होंगी तो हमारा क्या होगा,
बच्चे पैदा होंगे तो धर्म बढ़ेगा, आगे सारे, तो ये सब सारे इनके, ये भी एक एजेंडा था यहाँ पे आने का, ठीक है ना, ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ आने का ये भी इनका एजेंडा था, अपने क्रिश्चियनिटी धर्म को आगे ले जाना। तो अल्बुकर्क ने ये भी काम किया, आपका हेडक्वार्टर बनाया, कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया इसने। फिर उसके बाद यहाँ के लोगों को, यहाँ के औरतों से शादी ब्याह करो, अपने भर्ती करो, और सबसे बड़ी चीज इसका जो शासन व्यवस्था, जो एरिया था, शासन क्षेत्र जो था, यहां पे इसने सती प्रथा को खत्म कर दिया, जो उस समय समाज का एक कुप्रथा हुआ करता था। सती प्रथा को अपने राज्यों में, अपने जहां पे शासन व्यवस्था थी, खत्म कर दिया। तो इन सब वजहों से इसको रियल फाउंडर कहा जाता है आपके पुर्तगीज पावर का, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अल्बुकर्क, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा जा रहा है, बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके सामने। पेन किधर गया? ये रहा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन विच ईयर? पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन विच ईयर? 1560, 1510, 1540, 1522, 1522। तो अभी आपको ध्यान में होगा, अगर आपके दिमाग में होगा, अभी चर्चा भी कर रहा था, तो गोवा को कब आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने में मिला लिया, कब जीत लिया? 1510 में, याद रखना, ठीक है ना। गोवा को कब जीता? 1510 में जीता। किससे जीता? ये भी क्वेश्चन बन जाता है, किसको हराया? तो ध्यान रखना, बीजापुर के जो सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान कौन थे? आदिल शाह, ठीक है ना, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह। तो यहां 2-3 क्वेश्चन भी देखो बन गए। एक क्वेश्चन तो आपको, एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया यहां पे। फिर कभी पूछ लेते कि भैया किसको हराए, तो बीजापुर के सुल्तान। फिर उसके बाद किसको, क्या नाम था उनका? आदिल शाह, ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए, तो आपको इसमें खुशी मिलना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द पुर्तगीज, द हेडक्वार्टर ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया फॉर ट्रेड वॉज, ठीक है ना। इसमें से क्या उनका हेडक्वार्टर था, जो ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे, उन्होंने किसको अपना हेडक्वार्टर बनाया? तो मुंबई, दिल्ली, गोवा, दमन, दीव। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, मुंबई, दिल्ली तो ये सब तो कुछ होगा ही नहीं, बचा आपका क्या? गोवा, दमन, दीव। दमन, दीव भी नहीं था, सही जवाब हो जाएगा गोवा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गोवा इज द राइट आंसर, जो पुर्तगालियों ने अपना क्या बनाया था? ट्रेडिंग सेंटर का हेडक्वार्टर बनाया था, ठीक है ना। बात इतनी क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच ईयर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इन इंडिया? यानी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, किस वर्ष आपका स्थापित हुई? 1600 में, 1602 में, 1603 में, या 1608 में, ठीक है ना। तो ये चीज आपके सामने प्रश्न आए तो आप बताओगे 1600 में तो आपकी कब हुई थी? दूसरी कोई कंपनी हुई थी, उसका भी प्रश्न आएगा, भी लीक नहीं करूंगा। 1602, 1603 या 1608? तो सही जवाब है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, आपकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है 1602 में स्थापित हुई थी। पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच आए। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए कंपनियों का जो आगमन हुआ, उसको सही कालक्रम के अनुसार उसको आप क्या करिए? सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आए? कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई हमारे देश में? पुर्तगीज आए, यानी पुर्तगाली, ठीक है ना। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। फिर उसके बाद पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच आए आपके, ठीक है ना। फिर डच के बाद कौन आया? फिर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यानी ब्रिटिश आए, ठीक है ना। ब्रिटिश के बाद कौन आया? डेन्स आए, जो आज के समय का डेनमार्क वगैरह है। फिर उसके बाद डेन्स के बाद आखिरी में कौन आए? फ्रेंच आए, यानी
फ्रांसीसी आए। ठीक, तो ये आने का सही कालक्रम था। ये आपसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लेते हैं। पुर्तगीज, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच एंड डेन्स एंड फ्रेंच। ठीक है ना। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो डच आए वो भारत में कब इनकी आपकी क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे सॉरी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये देखोगे आप कॉमन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबके साथ लगा रहेगा, जितनी भी कंपनियां आई। अब यहां पे डच लग गया तो डच का हो गया। अब फिर उसके बाद ब्रिटिश आएंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्यों कहा जा रहा है, यानी जो लाइसेंस वगैरह जो कंपनी का बनता था वो ईस्ट इंडिया के नाम से ही बनता था, क्योंकि क्या है, ईस्ट इंडीज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना जा रहे हैं। तो इसीलिए जो लाइसेंस वगैरह बनता था वो इसी से नाम बनता था, बगल में उसके कंपनी का मतलब देश का नाम जोड़ दिया जाता था। ठीक है ना। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई, कब आई, 1602 में। ठीक है ना। वो किसके नेतृत्व में दल आया था भारत, कार्लेनियस डी हाउटमैन, ये भी नाम पूछ लिया जाता है, कार्लेनियस डी हाउटमैन, इसके नेतृत्व में भारत दल आया, जो फाइनली यहां पे अपना स्थापना वगैरह किया था। ठीक है ना। तो ये तो रहा इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। द कंपनी, द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी जो पहला ट्रेडिंग सेंटर था, ट्रेडिंग सेंटर यानी समझ सकते हो आप, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की। ट्रेडिंग सेंटर को फैक्ट्री आज के समय वेयर हाउस हो गया। फैक्ट्री का मतलब भी यही नहीं समझो, ये नहीं समझना चाहिए हमें कि वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता था। ट्रेडिंग सेंटर मतलब जहां पे गोदाम वगैरह उनके साथ सामान आना जाना लगे रहे, तो उसको फैक्ट्री का नाम देते थे, या ट्रेडिंग सेंटर आप अपने शब्दों में कह सकते हो। तो द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेडिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड कहां पे, दीव या गोवा या मछलीपट्टनम, या आप देखते होगे ये भी लिखा रहता है मुसलीपट्टनम। ठीक है ना। तो दोनों एक ही है, या सूरत। तो सबसे पहले इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहां पे खोला, याद रखिएगा बच्चों, मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम। इन विच ईयर, 1605 में। ठीक है ना। 1605 में इन्होंने अपनी पहला ट्रेडिंग सेंटर खोला मछलीपट्टनम में, 1605 में। ठीक है ना। ध्यान रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, क्या है, ये रहा आपके सामने। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हमारा, हाँ, द हेडक्वार्टर ऑफ द डच इन इंडिया वॉज इन, यानी हेडक्वार्टर इन्होंने अपना कहां पे बनाया, ये देखना है हमें। ठीक है ना। हेडक्वार्टर इन्होंने अपना कहां पे बनाया, ये देखना है हमें। और ऑप्शन है आपके सामने, सेविंग वाला था क्या, कोई बात नहीं, अभी अपने आप चला जाएगा। पुलिकट, अंडमान, या गांधीनगर, या कोचीन। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्या होगा सही जवाब, बताएं बच्चों। पुलिकट, अंडमान, गांधीनगर, कोचीन, क्या दिमाग में चल रहा है आपके। तो आशा करता हूं कि सोच लिए होगे सही जवाब। और जो सही जवाब था, इन्होंने जो अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया, वो बनाया इन्होंने पुलिकट नामक स्थान पे। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि फिर पूछा जाएगा पुलिकट से भी कहीं इन्होंने इधर उधर किया था। तो पहला हेडक्वार्टर इन्होंने अपना बनाया पुलिकट में, किसने, डचों ने। और एक प्रश्न आपका यहां पे देखो और बना दूं, इसके पहले कौन आए थे, डचों के पहले पुर्तगाली थे। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला हेडक्वार्टर कहां पे बनाया था, पहली फैक्ट्री वहीं पे ही अपना हेडक्वार्टर क्रिएट किया। तो पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों के द्वारा, ये क्वेश्चन बन जाता, फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड बाय पुर्तगीज। तो इन्होंने कहां पे किया था, 1503 की बात है, और वो जगह थी कोचीन में। ये भी प्रश्न बन जाएगा आपका एग्जाम में। कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक है ना। मुसलीपट्टनम में डचों ने लगाई, और हेडक्वार्टर उन्होंने अपना कहां बनाया, पुलिकट में। ठीक है ना। और इनका भी अपना हेडक्वार्टर अपना यहीं पे तब तक था,
कोचीन था। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती रहेंगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने और आपसे फिर पूछ रहा है एक बढ़िया प्रश्न, और बढ़िया प्रश्न में आपसे यही पूछ रहा है, ये बताइए बच्चों कि डच शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर टू नागपट्टनम फ्रॉम, कहां से? अभी देखिए बात हुई थी ना, कहां थी हेडक्वार्टर डचों की? पुलिकट थी। और वही उसी से रिलेटेड देखो खटाक दे क्वेश्चन बना दिया। तो पुलिकट से है क्या ऑप्शन में? हाँ सर है, ऑप्शन नंबर सी। यानी पुलिकट से नागपट्टनम हेडक्वार्टर्स ले गए डच लोग। ठीक है ना। अब ये याद रखना, समय भी ये था वक्त 1690 की बात है। ठीक है ना। 1690 में पुलिकट से नागपट्टनम राजधानी अपनी ट्रांसफर की, किसने? डचों ने। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कब किया? 1690 में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डेन्स, डेन्स क्या थे? ये भी आपके यूरोपीय थे, जो कि यहां पे क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। आपको क्रम पता होगा, क्रम क्या था? क्रम आपका सबसे पहले पुर्तगीज, फिर उसके बाद कौन आए? डच आए, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर देखो डेन्स आए। इन्हीं डेन्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। तो ये जो डेन्स आए, तो इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहां पे स्थापित किया? ठीक है ना। ये आपके सामने प्रश्न बन रहा है। क्या वो सूरत था, हल्दिया था, या बैरकपुर था, या सीरमपुर था? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपके डेन्स थे, इन्होंने क्या किया? यहां पे अपना हेडक्वार्टर, अपना ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किया। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पे स्थापित की थी? ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर है, फर्स्ट फैक्ट्री 1616 में बच्चों ने इन्होंने क्या, कहां पे किया था? ट्रैवनकोर में। ध्यान रखना, पहला हमेशा पूछा जाता है। सीरमपुर इनकी दूसरी फैक्ट्री थी। ठीक है ना। दूसरा इनका ट्रेडिंग सेंटर था सीरमपुर। ठीक है ना, जो 1676 के आसपास इन्होंने 1620, ठीक है ना, 1620 में इन्होंने सीरमपुर में लगाई थी अपनी दूसरी फैक्ट्री। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब वो प्रश्न आया है आपका, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में कब स्थापित की गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो चार ऑप्शंस, 1672, 1600 में, 1620 या 1625। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी। जो लाइसेंस वगैरह मिला, जाओ भैया ईस्टर्न कंपनी के साथ व्यापार करो, एलिजाबेथ ने लाइसेंस दिया 20 सालों के लिए, जाओ अपना एंजॉय करो, पूरी तरीके से आपको मोनोपोली दे दी गई, पूरा एकाधिकार दे दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 1600 यानी 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सा जवाब भी होगा इसका, और इसी के साथ प्रश्न मैं बताता हूं क्या है। प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस वॉज द एम्बेसडर, राजदूत थे ब्रिटिश साम्राज्य के राजा जी के। ठीक है ना। तो कैप्टन हॉकिंस वॉज सेंट टू विच कोर्ट टू गेट परमिशन फॉर ट्रेडिंग? कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? व्यापार की आज्ञा लेने के लिए, व्यापार को अपने यहां स्थापित करने के लिए। तो उस समय भाई जिसका शासन था, शासन व्यवस्था थी, तो जब ब्रिटिश आए तो यहां पे किसका शासन चल रहा था अपने देश में? तो ऑब्वियस सी बात है, किसका चल रहा था? मुगल वंश का, मुगल डायनेस्टी अपना शासन कर रही थी। तो उस समय कौन थे जहां पना, किसके दरबार में जाना है आदेश लेने? तो आपके सामने चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, शाहजहां, औरंगजेब,
जहांगीर या अकबर? देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द राइट आंसर? क्या होना चाहिए? आप लोग सोच लिए होंगे, अगर पढ़े होंगे, दिमाग भी लगा लिए होंगे। कुछ नहीं पता है तो अगर आपको कालक्रम पता है, कब कौन आया, कब मुगल वंश कब स्थापित हुआ, और कब से 1526 से लेके 1857 तक, ठीक है ना। तो भैया कितने कितने लोग रहे, कैसे रहे, बहादुर शाह जफर से लेके और आपका 1526 बाबर से लेके, तो आपको अगर याद होगा सारी चीजें तो आप निकाल लोगे। नहीं निकाल पाओगे तो अगर वैसे भी पता रहेगा तो तुरंत बता दोगे किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में। या जहांगीर से परमिशन लेने के लिए उसको भेजा गया था कि आप जाओ, आदेश वगैरह लो। तो ठीक है ना। तो कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में। कब आया था? 1608 में। कब आया? 1608 में आया, ठीक। और 1608 में आया और भारत आया तो ऑब्वियस सी बात है किस मार्ग से आया? जल मार्ग से। और जल मार्ग से आया तो ये भी उतरा होगा कहीं पर, एक ही अड्डा था, ठिकाना था वास्को डी गामा, जहां उतरे थे वहीं सब उतरेंगे? नहीं, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा कहां उतरे थे? कालीकट बंदरगाह पे। और ये भाई साहब कहां पे आए? सूरत बंदरगाह पे। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस बंदरगाह पे आपका कैप्टन हॉकिंस उतरा था? ठीक है ना। तो सूरत बंदरगाह पे कैप्टन हॉकिंस कब आया? 1608 में आया। 7 करोड़ का प्रश्न बताने जा रहा हूं आपसे। तो आप केबीसी अगर देखे होंगे या जाएंगे खोलेंगे 2-3 साल पुराना केबीसी का, तो 7 करोड़ का प्रश्न पूछा गया था भाई साहब कि जो कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, सूरत बंदरगाह पे जो उतरा, तो जिस जहाज से आया था उस जहाज का क्या नाम था? तो ही आप अगर पढ़े होंगे, देखो छोटा सा क्वेश्चन, एकदम बच्चू वाला क्वेश्चन था, उस जहाज का नाम क्या था? और अगर ये पता होता तो आप 7 करोड़ जीत जाते अगर आप पहुंचे होते केबीसी में। तो उस जहाज का नाम था बच्चों हेक्टर, ठीक है ना। उसने भी लाइफ लाइन वगैरह लेके बता दिया था हेक्टर। लेकिन देखिए, अगर वही पढ़ा, कोई चीज अगर पढ़ी जाए तो हमारे लिए 2 पैसे का क्वेश्चन है, किसी के लिए नहीं पढ़ा है तो 7 करोड़ का है, बड़ी मुशक्कत से मिला उसको। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है वो, बाकी आपका है तो आपके लिए भी, ये कई बार भी आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो जिस जहाज से आया उसका नाम हेक्टर। 1608 में सूरत के किंग सूरत बंदरगाह पे कैप्टन हॉकिंस आया, जहांगीर के दरबार में गया। और जहांगीर से मिलने कहां गया ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि उनका दरबार कहां लगा था, कहां रहते थे? कहोगे सर दिल्ली में ना, दिल्ली में नहीं, आगरा में, ठीक है ना। ये भी पूछ लेते हैं, कहां पे? आगरा में मिलने उनके दरबार में पहुंचा, ठीक है ना। वहां पे परमिशन वगैरह मांगी, लेकिन वो सोचा था कि भैया भारत में कहीं पर भी जहां पना परमिशन दे देंगे, कहीं पर भी हम अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो ऑलरेडी स्टेब्लिश लोग थे, ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर थे, वो खुद ही नहीं चाहे, पुर्तगाली नहीं चाहे, लोकल मर्चेंट्स नहीं चाहे, तो बेचारे को आदेश भी नहीं मिला। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज जहांगीर। ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न का आपके सामने आ गया, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है थॉमस रो। सर थॉमस रो पता होगा, ये भी एक तरीके से कैप्टन हॉकिंस की तरह क्या थे? एम्बेसडर थे ब्रिटिश सम्राट के। और पूछा जा रहा है सर थॉमस रो वॉज सेंट टू जहांगीर कोर्ट इन विच ईयर? किस वर्ष सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में एम्बेसडर बना के भेजा गया, परमिशन ग्रांट करने के लिए भेजा गया? तो बताएं, सोचे बच्चों, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं। तो 1600, 1623, 1602 या 1615? तो अगर आपको थोड़ा बहुत फैक्ट का ज्ञान होगा, पढ़े होंगे, तो तुरंत सही जवाब बता देंगे। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ना तो 1600, ना तो 1623, ना तो 1602। सही जवाब हो जाएगा आपका 1615। 1615 में जहांगीर के दरबार में गया था मिलने, ठीक है ना। तो वैसे तो आया था ये आपका कब? सितंबर अक्टूबर में आया था 1615 में, लेकिन मिलने गया था जब आया मिलने के लिए तो भाई वही माना जाता, तो 1615 का दिन आता है
और थोड़ा गहराई तक पढ़ेंगे तो 10 जनवरी 1616 को मिलने गया था, आ गया था भारत ये 1615 को। तो यही आपको हर जगह मिलता है, तो देखो ऑप्शन में भी यहाँ पे है, ठीक है ना। और 1615 1616 दोनों नहीं आएगा ऑप्शन में, ये अंदर की बात है, ठीक है ना। आपका ये दिसंबर में, शायद नवंबर दिसंबर में आया था, गया था 16 वाले साल में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सही 15 है, क्योंकि मैक्सिमम 15 ही माना जाता, 15 में ही भारत में आया था, तो इसीलिए। तो ये ध्यान रखना, जहांगीर के दरबार में गया 1615 में। और ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर, जब कैप्टन हॉकिंस साहब आए थे तो वो कहां पे मिलने गए थे? आगरा में। अब ये भाई साहब कहां मिलने गए थे? दरबार कहीं और था, ये मिलने गए थे आपसे अजमेर में, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल सर। अगला प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न है आपके सामने, और मैं पढ़ता हूं। द क्वेश्चन इज, विच इंडियन सुल्तान गिव द परमिशन टू इंग्लिश टू बिल्ड फैक्ट्री? यानी किस सुल्तान ने परमिशन दिया, आज्ञा दिया अंग्रेजों को कि भैया तुम फैक्ट्री वगैरह लगाओ? तो 4 ऑप्शंस, बीजापुर के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान, या भागलपुर के सुल्तान, या बाजीराव सुल्तान। 4 सुल्तान है आपके सामने, और जिन्होंने परमिशन दिया वो थे आपके गोलकुंडा के सुल्तान, ठीक है ना। कि बीजापुर के सुल्तान पुर्तगालियों ने देखो हराया वगैरह था, याद होगा आपको, आदिल शाह वगैरह को। भागलपुर बाजीराव का कोई यहाँ पे वो नहीं है। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने 1639 में क्या किया था, आपके किसको, ब्रिटिश को परमिशन दे दिया था कि जाइए आप अपना गोलकुंडा के बंदरगाह वगैरह पे क्या करिए, अपना फैक्ट्री वगैरह लगाइए, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑफ द इज गोलकुंडा के सुल्तान, ठीक है ना, सही जवाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, और प्रश्न आ गया होगा आपके स्क्रीन के सामने। सेंट जॉर्ज फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट बिल्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया इन 1641? कब, किस सिटी में स्थापित हुआ सेंट जॉर्ज फोर्ट, जो कि 1641 में? तो आपके सामने ऑप्शन है हुगली, पटना, गोवा, या मद्रास। व्हाट इज द राइट आंसर? तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, बच्चों ध्यान रखिएगा, मद्रास वो जगह है जहां पे सेंट जॉर्ज फोर्ट स्थापित किया गया। हुआ क्या था कि आपके उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, महाराजा चंदेरगिरी से मद्रास को पट्टे पे ले लिया, ठीक है ना, लीज पे ले लिया, लीज पे ले लिया, यानी पट्टे पे ले लिया, और मद्रास को क्या कर दिया, पूरी तरीके से फोर्टिफाई कर दिया, ठीक है ना, पूरा किलेबंदी कर दिया, और उस किले का नाम रखा सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है ना, सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है ना। तो सही जवाब आपका हो जाएगा मद्रास इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और आपसे ये पूछ रहा है बच्चों कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? ईयर भी आपसे दे दिया है 1669। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? कोलबर्ट, रॉबर्ट हुक, सूजी, या स्मिथ? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपके फ्रेंच के जो आपके मोनार्क के हेड थे, लुई 14वें के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का वो थे, आपके मेन हिस्सा थे। तो उन्होंने ही कंपनी को स्थापित करने में सबसे बड़ा रोल निभाया, और उस मंत्री का नाम था कोलबर्ट, ठीक है ना, कोलबर्ट नाम था उस मंत्री का नाम। तो वही आपका श्रेय जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? तो कौन थे आपके? कोलबर्ट थे, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा कोलबर्ट इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है और आपसे पूछ रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया। अरे वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, अजीब हो गया यार, आ गया प्रश्न। चलिए, विच कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट ट्रेड विथ इंडिया। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा भारत ने व्यापार करना स्टार्ट किया सर्वप्रथम, पहली बार। तो आपको पता क्या सर, तो पहले एकदम छोटा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डेन्स आपका, फिर डच आए, फिर आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेन्स, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। तो ऑब्वियस सी बात है सर, सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन में है कि नहीं, ये रहा ऑप्शन में, तो सही जवाब आपने मार दिया, पुर्तगीज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। अगला प्रश्न आ गया होगा, आ गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा डाइड इन इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी। कहां पे इनकी मृत्यु हुई वास्को डी गामा की, जी आपसे पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, दीव, दमन, सूरत या कोचीन। तो ध्यान में रखिएगा, कहां पे मृत्यु हुई थी वास्को डी गामा की, कोचीन में मृत्यु हुई थी। कहां पे हुई थी, कोचीन में मृत्यु हुई थी। और कोचीन और किस लिए फेमस था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी ध्यान में रखना, कोचीन इसलिए भी नाम आएगा आपका। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कोचीन। ठीक है ना बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इसकी मृत्यु कहां हुई, कोचीन में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, आ चुका है आपके सामने, पूछ रहा है क्या कि हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर, हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विजिटेड इंडिया। तो कहानी आपको पूरा पता है, तो आप ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इस प्रश्न के साथ। कौन था, कैप्टन माइकलसन, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन जेम्स, इनमें से कोई नहीं। अरे बच्चों याद कीजिए, हम लोगों ने क्या देखा था, कैप्टन हॉकिंस कब आया, 1608 में। कहा, सूरत बंदरगाह पे किसके दरबार में गया, जहांगीर के। ठीक है ना, किस जहाज से आया था, हेक्टर से। सर तो पूरा आपको इतिहास सारी चीजें बता ही दिया हूं, तो ऑप्शन ढूंढ, ऑप्शन आप देखोगे भैया हॉकिंस है या नहीं। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद कौन आया था आपका, सर थॉमस रो आए थे 1515 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आया, आ गया। क्या पूछ रहा है, Which यूरोपियन was the last to India for trading purpose। कौन थे भैया आखिरी में, कह तो कितनी बार अफसर ने कालक्रम बता दिया है, कितनी बार पूरा इतिहास बता दिया, सब रटा है। तो कौन थे, याद कीजिए, पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद डेन्स, फिर फ्रेंच। ऑप्शन में फ्रेंच है, सर ने कई बार इसको चर्चा भी करा दिया। तो फ्रेंच इज द राइट आंसर, जो सबसे अंतिम में व्यापार करने आए। ठीक है ना, लास्ट टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक, कालक्रम आपको पता है, देखिए सारा आंसर खटाक के निकाल दिए। वही चीज रटे होते, एक दो बार पढ़े होते तो शायद ना आता। तो सही जवाब आपका हो जाएगा फ्रेंच इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। और अगला प्रश्न है आपके सामने, आ चुका है, वेरी गुड, आ चुका है। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बताने की कोशिश करिए, सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा बच्चों, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन तो पहले देख लें। जॉब चार्नॉक की बात की रही है। जॉब चार्नॉक फाउंडेड कलकत्ता एट द साइट ऑफ, यानी कहां पर उन्होंने कलकत्ता का नींव रखी, कलकत्ता को बसाया, जो आपके समय इस समय कलकत्ता है। तो सुतनाती, कालिकता या गोविंदपुर या इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, जॉब चार्नॉक को क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ कोलकाता, यानी कोलकाता का संस्थापक बोला जाता है। तो बात बच्चों उस समय 1698 की। तो 1698 में जो कोलकाता के क्या हुआ करते थे, कोलकाता के सूबेदार, ठीक है ना, कोलकाता के सूबेदार कौन हुआ करते थे, अजीमुस्सान शहंशाह। आप सुने होंगे गाना जोधा अकबर में, ठीक है ना, अजमुस्सान, ये क्या थे, सूबेदार थे। ठीक है ना,
कहां के? कोलकाता के। तो इन्होंने जॉब चार्नॉक को 3 गांव दे दिया व्यापार वगैरह करने के लिए, वहां के जो ऑफिसर वगैरह थे। तो 3 गांव दिया, उस तीनों गांव का नाम था सुतानती, गोविंदपुर और एक गांव था कोलिकाता। ये 3 गांव दे दिए व्यापार करने के लिए ब्रिटिशर्स को, ठीक है ना। और यही तीनों गांव को मिला के जॉब चार्नॉक ने क्या कर दिया, एक शहर बसाया, एक शहर बनाया, उसका नाम था कलकत्ता। क्या नाम था? कलकत्ता, या उस समय कोलकाता कहा जाता था, ठीक है ना। तो उसका श्रेय किसको जाता है? आपके जॉब चार्नॉक को इसलिए कहा जाता है, कलकत्ता का संस्थापक किसको कहा जाता है? जॉब चार्नॉक को। और इन्होंने तीनों सुतानती, कालिकता, गोविंदपुर तीनों गांवों को मिला के कलकत्ता बनाया था। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न भी बच्चों आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है द स्टेट विच granted the golden farmer to the Dutch to trade freely payment of a more than 500 pagodas a year as duty was। यानी किस स्टेट ने एक गोल्डन फरमान जारी किया? किसको? डचों को। किस लिए? व्यापार करो फ्री में, किसी भी तरीके से आप अपना सामान ले आओ। जो पहले क्या होता था, ड्यूटी मतलब टैक्स वगैरह देना पड़ता था, कर वगैरह देना पड़ता था, लेकिन ये सब आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ 500 पगोडा दे देना। 500 पगोडा मतलब क्या होता था? सोने के सिक्के वगैरह, ठीक है ना। तो 500 सोने के सिक्के भैया दे देना तुम लोग, और आराम से साल भर व्यापार करो बिना किसी ड्यूटी, बिना किसी कर टैक्स वगैरह के। तो ये किसको दिया गया? ठीक है ना। चंदेरगिरी, गोलकुंडा या गिंगी या इकेरी। तो ये थे भाई साहब गोलकुंडा के सुल्तान। उन्होंने कहा कि भैया डचों से गोलकुंडा बंदरगाह पे तो पूरी तरीके से व्यापार वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं, साल भर में से 500 पगोडा दे देना और पूरी तरीके से सब कुछ आपका। तो ये बात थी इसके पीछे। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गोलकुंडा स्टील, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया है और पूछा जा रहा है, भैया बताओ द हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास, यानी मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव, फ्रांसिस डे, गैब्रियल बॉक्टन या स्टेशन मास्टर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। तो याद होगा आपको अभी फ्रांस के आपके क्या के बारे में, हम लोग मद्रास के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें हमने बताया था कि जो आपके मद्रास के जो क्या थे राजा जी, वहां मद्रास का जो चंद्रगिरी जगह था, ठीक है ना, चंदेरगिरी को क्या कर लिए? पट्टे पे ले लिए, लीज पे ले लिए, ठीक है ना। और इसी को फोर्टिफाई कर दिया गया था, मद्रास को किलेबंदी कर दिया गया था। उस किले का क्या नाम रखा गया था? सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है ना। तो वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने ये सब पूरा काम किया? तो उनका नाम था बच्चों फ्रांसिस डे। उनका नाम क्या था? फ्रांसिस डे वॉज द मैन हु फाउंडेड द मद्रास, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह सब नहीं थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रांसिस डे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या दिमाग में चल रहा आपके। तो प्रश्न है, इन द ईयर 1613 where was the English East India Company given permission to set up a factory? यानी कि 1613 में कहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गया कि भैया जाओ तुम अपना फैक्ट्री वगैरह स्थापित करो। तो जैसे कि आपको बताया था मैं, जब आपका 1608 में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। उसको परमिशन वगैरह नहीं मिली, फिर उसे कर लिया गया कि अभी यहां आसपास नहीं खोलना तुमको, साउथ में जाके कहीं खोल लो। तो साउथ में सबसे पहले ब्रिटिश ने 1611 में फैक्ट्री लगाई अपनी, कहां पे? मुसलीपट्टनम में। तो भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि साउथ में ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई? तो मुसलीपट्टनम में लगाई। फिर लेकिन उनके दिमाग में चल रहा था कि पुर्तगाली लोकल मर्चेंट्स ये सब मिलके हमको परमिशन नहीं दिलवाए जहां पनाज से, और उसी को बदला लेने के लिए वो अपना
मौका तलाश रहे थे। और उस मौके का फायदा उनको कब मिला? 1612 में। और वहां पे इन्होंने एक जगह का नाम था सुवाली, और उसी सुवाली के नाम से ही रखा गया बैटल ऑफ सुवाली। तो यहां पे जब मिले पुर्तगाली और लोकल मर्चेंट, तो ब्रिटिशर्स ने इनको बढ़िया से रगड़ के खूब मारा और जीत गए। ठीक है ना, बढ़िया टक्कर हुआ। तो इसमें जब जीत हुई यहां पे ब्रिटिशर्स की, तो जहांगीर खूब खुश हुए, कहे वाह, कोई दिखा कि दमदार आदमी। तो इसी जीत की खुशी से आपके जहांगीर ने बोला कि जाओ मनचाहे जगह अपनी फैक्ट्री वगैरह, सूरत इन सब एरिया में, ईस्टर्न आपका जो वेस्टर्न कोस्ट वगैरह में अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हो। तो उसी को आदेश को पालन करते हुए 1613 में ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री, अस्थाई फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो पूछा जाता है फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एस्टैब्लिश बाय ब्रिटिशर्स इन विच ईयर? तो 1613 में। अब कहां पे किया, वो आपका प्रश्न है। प्रश्न कहां है, उत्तर क्या है? सूरत में। ठीक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा सूरत इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो जब मिल गया तो एक सेकंड भी नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न सामने आ गया है, मैं भी तैयार हूं। विद द डिक्लाइन इन पुर्तगीज पावर अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स वर लॉस्ट। भाई जैसे जैसे आपका पतन होगा, आपका एरिया भी कम होते जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही यहां पे प्रश्न पूछ रहा है कि हु कैप्चर्ड ऑर्मूज या हॉर्मूज इन द पर्सियन गल्फ फ्रॉम द पुर्तगीज इन 1622। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप धीरे धीरे पतन हो रहे हो, तो आपके एरिया जा रहे हैं, और एरिया जा रहा है तो आपके ऊपर कौन हावी हो रहा है? जो आपके बाद आ रहा है, आपसे ज्यादा शक्तिशाली आ रहा है। तो पुर्तगीज सबसे पहले आए, और पुर्तगीज के बाद फिर कौन आए? डच आए। तो जब डच आए तो ये शक्तिशाली होंगे, इनके ऊपर धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं, तो कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, डच होगा। ठीक है ना, अभी तो ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई है, तो अभी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, डच ऑलरेडी स्टेब्लिश है। तो डच ही था जो कि इनसे सारी चीजें कैप्चर कर लिया 1622। सारी चीजें मतलब दो जगह ये आपको दिखना ना, हॉर्मूज वगैरह, पर्सियन गल्फ में है ये जगह, तो ये इनसे 1622 में अपने कब्जे में ले लिया। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, डच। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। Who granted the permission to establish the British factory in Hooghly in बंगाल? बंगाल में ब्रिटिशर्स को किसने परमिशन दिया कि भैया जाओ तुम अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाओ? तो जैसे 1698 की बात कर रहा था, 3 गांव दे दिए अब ब्रिटिशर्स को, उसी तरीके से बात है बच्चों 1651 की। और 1651 में बंगाल का गवर्नर, बंगाल का सूबेदार कौन था? शाह सूजा। ठीक है ना, शाह सूजा। शाह सूजा कौन था? औरंगजेब का लड़का था। ठीक है ना, तो ये जो है 3000 रुपया सिर्फ लिया, कहा 3000 रुपया दे देना, जाओ पूरा सालाना तुम पूरी तरीके से ट्रेड वगैरह करने के लिए फ्री हो। ड्यूटी फ्री ट्रेड का आदेश दे दिया 3000 रुपए के बदले। किसने? शाह सूजा ने। ठीक है ना, शाह सूजा उस समय सूबेदार हुआ करता था बंगाल का। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज शाह सूजा। तो जब ब्रिटिशर्स को ये सब पूरा मिल गया, तो ब्रिटिशर्स वाले भी पूरा वो करना शुरू कर दिए, क्या? उत्पाद पचाना शुरू कर दिए, खूब ट्रेडिंग करना, खूब लूटपाट करना। तो बाद में जब औरंगजेब को पता चला, तो 1686 में इतनी मार मारा इनके ब्रिटिशर्स को, तो भाग खड़े हुए। ठीक है ना, बंगाल छोड़ के भाग खड़े हुए। और जब बंगाल छोड़ के भाग खड़े हुए, तो फिर अपना फिर हाथ पैर जोड़े, अच्छा ठीक है सॉरी, लेकिन परमिशन दे दीजिए, बिना बंगाल के कुछ नहीं हो सकता, बंगाल से सबसे ज्यादा कर वगैरह आता था। तो कहा ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा लूटपाट मचाया, उसके बदले कंपनसेशन दो। तो 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन लिया, जुर्माना लिया ब्रिटिशर्स से। फिर कहा अच्छा ठीक है, शांति से रहना, बदमाशी बदतमीजी नहीं, और जाके आराम से व्यापार वगैरह करो। तो फिर दोबारा व्यापार वगैरह करने लगे। तो ये 1651 में आपका शाह सूजा ने परमिशन दिया। ठीक है ना, एक प्रश्न और बन जाता है कि बंगाल में ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री कहां पे लगी? तो वो भी आपका वही 1651 में हुगली नामक स्थान पे लगी थी। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कदम कदम पे प्रश्न, कदम कदम पे चैलेंज। अगला प्रश्न आपके सामने देख लेते हैं जल्दी। Where did the English open their first factory in South in 1611? देखिए बच्चों, बात कर रहा था ना अभी बैटल ऑफ सुवाली के समय
कि जब उसको परमिशन नहीं मिला तो साउथ में बेचारा चला गया, अपना पहली फैक्ट्री साउथ में एस्टेब्लिश की। तो ब्रिटिशर्स द्वारा साउथ में पहली फैक्ट्री 1611 में कहां पे? मछलीपट्टनम बताया था। ऑप्शन में है क्या? ये रहा सर, ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी, मछलीपट्टनम, या यहां पे जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही जवाब। कुछ क्वेश्चन हमें पहले के डिस्कशन से मिल जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए आसानी हो जा रहा है। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिख गया? चलिए आंसर इसका ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपके सामने, द फर्स्ट इंग्लिश ऑब्टेन्ड द लीज ऑफ मद्रास इन 1639 फ्रॉम द रूलर ऑफ। देखिए भी डिस्कशन का फायदा मिलेगा बच्चों। चंदेरगिरी के राजा थे, याद होगा, जो बोला कि मद्रास को पट्टे पे ले लिए थे। पट्टे पे ले लिए थे किससे? चंदेरगिरी के राजा से। कौन लिया था? फ्रांसिस डे ने 1639 में। फिर वही किला वगैरह बना के सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाए थे। ठीक, एक डिस्कशन से देखो कितना क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा धड़ाधड़। अगला प्रश्न देखते हैं। द चीफ डच एक्सपोर्ट, यानी द चीफ डच एक्सपोर्ट फ्रॉम कोरोमंडल पोर्ट क्या था? यानी कोरोमंडल का जो पोर्ट था, बंदरगाह था, वहां से सबसे ज्यादा कौन सी चीजें एक्सपोर्ट होती थी? ठीक है ना? तो टेक्सटाइल, इंडिगो, स्पाइसेस या साल्ट पेट्रे। तो सबसे ज्यादा जो इस आपकी एक्सपोर्ट होती थी वो थी आपकी टेक्सटाइल, कपड़े वगैरह का जो व्यापार होता था कोरोमंडल पोर्ट से, तो वो था डचों के द्वारा टेक्सटाइल वगैरह। ठीक है ना? थैंक यू। अभी पूरा सेशन नहीं हुआ है क्वेश्चन का सही जवाब बताने के लिए। चलिए अगला प्रश्न, द चीफ डच, अच्छा आई थिंक क्वेश्चन फिनिश, सही समय पे थैंक यू बोला, मैं समझा भी और होगा। तो ये रहा हमारा सेशन जिसको हमने देखा अच्छे तरीके से, क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आने वाले समय में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी डिस्कशन करेंगे। अभी देखो इसको हमने क्या किया, अराइवल्स ऑफ द यूरोपियन जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हमने देखा। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका लेटर मुगल्स के बारे में क्वेश्चन। तो चैप्टर वाइज हम लोग टॉप 30-40 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे। तो भैया कहां से पूछेगा वो, आप जाके देखोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखोगे, मोर देन 95% 90% क्वेश्चन आप कर लोगे। आध फैक्ट कहीं इधर से जड़ से निकल आया तो कोई बात नहीं, निकल भी आएगा, निकलेगा तब नहीं। जैसे यहाँ पे तो मैंने मैक्सिमम एनालिसिस कर दिया भाई, लेकिन जो क्वेश्चन मिला उसी से रिलेटेड आसपास का एनालिसिस किया। लेकिन आप यूट्यूब चैनल पे ही जाओगे मेरे, या यहाँ पे कोर्सेस जब आप लोगे मोबीशाला के प्लेटफॉर्म से, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। जब आप उसमें देखोगे, जब हमने किया था अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस का, जब पूरा चैप्टर हमने घंटे भर से ज्यादा का चैप्टर है उसको किया, तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने बातें चर्चा की, सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? तब आपको और भी जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछिए। ठीक है ना? तो आप जैसे आप सोचोगे 90% क्वेश्चन कर लिए, फिर कहीं से आप क्वेश्चन उठाओगे किसी एग्जाम से, किसी मॉडल टेस्ट से, वहां 2-4 क्वेश्चन आपको लगा कि अरे ये तो था ही नहीं टॉप 30 में, तो फिर आप जो चैप्टर मेरा पढ़ोगे उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना? यहाँ पे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने करा ही दिया। 2-4 क्वेश्चन और बढ़िया लेवल बन जाए आपका, तो ये चैप्टर जब पढ़ लो भाई साहब, जब चैप्टर आप पढ़ लिए, नंबर आप क्वेश्चन पढ़ लिए, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल तो आप आसमान में उड़ोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो तैयारी आपकी इसी तरीके से होनी चाहिए, बेहतर तरीके से। बाकी जो आपको मेनली काम क्या करना है, सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मोबीशाला ऐप पे भी आप जाके वहां विजिट कीजिए। वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे बैक टू बैक, सारे आपके जो क्या कहते हैं फॉर्मेट में, जिस भी टॉपिक्स आप फुल फ्लेज कोई कोर्स लेना चाहते हो, एसएससी यूपीएससी पीएससी का वो है, आप अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का लेना चाहते हो वो है, करंट अफेयर का डे टू डे एनालिसिस है, सारी चीजें तो ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो आप वहां से लेके अपने पढ़ाई को, अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक। मिलते हैं नए सेशन के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।